E1 क्यों बोल रहे थे हम उसको? सर क्योंकि उसमें वीक बेस और हीट यूज कर रहे थे। नहीं, क्योंकि उसमें रेट जो आ रहा था काइनेटिकली, उसमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 आ रहा था। एल्काइल हैलाइड की पावर 1 लिखा था ना मैंने। यस सर है। तो यहाँ पर E2 है, तो यहाँ पर इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? 2। 2 होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या होता है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। ठीक है नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन E2 मैकेनिज्म। ठीक है नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत ईजी है। मैं बताऊँ सबसे ईजी मैकेनिज्म है। अब इसमें देखो क्या होता है, मतलब मैं आपको बताता हूँ। मैकेनिज्म बहुत इजी है बट इसकी एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। यहाँ पर एक्स एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेंगे। ठीक है नहीं, तो एक्स क्या क्या हो सकता है आपको पता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है नहीं। अब यहाँ पर हम रिएक्शन में क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान रखना, हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग। पहले में हमने क्या यूज किया था, वीक बेस, और इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। और मोस्टली स्ट्रॉन्ग बेस में हम आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, अल्कोहलिक क्यूएच, मोस्टली ये देखने को मिलेगा। और इसमें मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, ये क्या होता है, लेस स्टेरिक हिंडर्ड, मतलब इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होती है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको समझ आ जाएगा मैकेनिज्म में क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। लेस स्टेरिक हिंडर्ड है ये। ठीक है। अब इससे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, देखो इसमें भी दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, और इसमें ये माइनर प्रोडक्ट होगा और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है नहीं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होगा। अब देखिए, अब ये तो हो गया आपका केस 1। ठीक है नहीं, आप इसको मान लीजिए ये केस 1 है। सर इसमें ठीक है हीट नहीं, नहीं होगा? क्या क्या? सर हीट यूज नहीं करेंगे इसमें, हाँ हाँ, एंडो नहीं है? हीट तो होगा, एंडोथर्मिक तो है ही है। हीट तो है ही है, ठीक है नहीं, हीट तो है ही है। तो केस 2 क्या होगा, सेम केस हम लेते हैं। इसमें केस 2 में क्या होने वाला है, सेम सबस्ट्रेट है, बट यहाँ पर जो बेस है ना, डेट वन इज दी बल्कियर बेस। ये बताओ बल्कियर बेस है कि नहीं है? या- है ना बल्कियर बेस, और उसके साथ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट भी हम यूज कर लेते हैं। ये बल्कियर बेस है, इसको हम बोलते हैं मोर स्टेरिक हिंडर्ड। ठीक है नहीं, मोर स्टेरिक हिंडर्ड, मोर स्टेरिक हिंडर्ड। अब देखिए इसमें क्या होगा, मोर स्टेरिक हिंडर्ड। अब इसमें भी प्रोडक्ट देखो सेम बनेंगे, इसमें प्रोडक्ट सेम बनेंगे, पता है आप इसमें डिफरेंस क्या आएगा, क्या होना चाहिए डिफरेंस? सर इसमें मेजर माइनर उल्टे होंगे। हाँ, ये माइनर हो जाएगा और ये मेजर हो जाएगा। अब ये समझते हैं हम ऐसा क्यों होता है। समझिए ध्यान से, मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। सुनना आप ध्यान से इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म बहुत इजी है, सबसे इजी मैकेनिज्म है इसका। और एक ही स्टेप में होता है मैकेनिज्म, देखिए इसमें कुछ अलग नहीं है। एक ही स्टेप में मैकेनिज्म होता है इसमें। देखिए केस 1 का मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है कि डेट वन इज दी एल्काइल हैलाइड। जो आप एल्काइल हैलाइड ले रहे हो ना यहाँ पर, एक्स, अब एक्स आपको बताया हुआ मैंने क्या क्या हो सकता है। डेट वन इज दी क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। फ्लोरीन तो गलती से भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो पुअर लिविंग ग्रुप है। और यहाँ पर आप बेस क्या यूज कर रहे हो, अल्कोहलिक KOH। ठीक है नहीं, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, डेट वन इज दी अल्कोहलिक KOH। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है और हीट तो कर ही रहे हो आप। ठीक है नहीं, अब इसमें क्या होता है देखिए, जिस कार्बन में हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। इसमें क्या होता है, एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब सुनिए ध्यान से, अल्फा बीटा एलिमिनेशन का मीनिंग क्या है। देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, यही है ना बीटा। देखो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है यहाँ पर। ये मान लीजिए ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है। अब आप बताओ स्टेबल प्रोडक्ट बनने के लिए हाइड्रोजन कहाँ से निकलना चाहिए, बीटा 1 से कि बीटा 2 से? बीटा। बीटा 1 से। ठीक है नहीं, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, समझना पॉइंट को, समझना। ठीक है नहीं, यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहलिक बेस है। तो बेस क्या करेगा, जो बेस है ना आपका, बेस क्या करेगा यहाँ पर,
तो यहाँ पर बेस है, ठीक है नहीं, वो हाइड्रोजन को निकालेगा, ठीक है नहीं। मतलब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ जो OH नेगेटिव है वो क्या करेगा, इसको H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एक ही स्टेप में रिएक्शन होगी, मैं फिर बोल रहा हूँ एक ही स्टेप में रिएक्शन होने वाली है ये। और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ से क्या होगा, ये हेलोजन निकलना शुरू हो जाएगा। अब आप बताओ, यहाँ से हेलोजन निकल रहा है, अल्फा कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? अल्फा कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बताइए, अगर X नेगेटिव निकलेगा तो? पॉजिटिव आएगा। और बीटा के ऊपर कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, समझना। हो क्या रहा है कि ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है, दिस वन, ये वाला बॉन्ड भी क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है नहीं। और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है नहीं। ये फिनोमिना होगा, बताइए। यस। और ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, समझना ध्यान से। ये क्या बनेगी, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक है नहीं। अब ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या हो जाएगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट, ठीक है। दैट वन इज द मेजर प्रोडक्ट। इसमें मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा, इसमें मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा जो स्टेबल होगा। दिस वन इज द स्टेबल। और स्टेबल एल्कीन आपको पता है, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी द स्टेबल प्रोडक्ट। यही होगा, बताइए। दूसरा भी बनेगा बट वो माइनर बनेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत, नो। ठीक है ना। देखो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकल सकते हैं, बट आपको पता है कि हमेशा एल्कीन वो वाली बनती है जो ज्यादा स्टेबल हो। और स्टेबल वो होती है मोर एल्काइलेटेड, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा स्टेबल हो जाती है। क्लियर है ये पॉइंट माधव, आपको पॉइंट क्लियर है ये? हाँ सर, क्लियर है। ये तो था केस वन। अब आता है, देखो यही इसका स्लो स्टेप होता है, एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, और इसी को हम बोलते हैं स्लो स्टेप, ठीक है नहीं। और ये स्लो स्टेप है, ठीक है, स्लो स्टेप है, और इसी को हम बोलते हैं RDS स्टेप, ठीक है। इस पॉइंट को समझना। अब देखो केस टू में क्या होता है, केस टू में क्या होता है, सेम एल्कीन है, ठीक है नहीं। अब सेम एल्कीन है, बट यहाँ पर आपने बेस क्या ले रखा है, बल्कियर, O नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है नहीं, बल्कियर बेस है, और ये सॉल्वेंट है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, सुनना पॉइंट को। यहाँ पर हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन जो है वो किस कार्बन से निकलेगी, बीटा से। ये बीटा 2 है और ये बीटा 1 है। अब आप बताओ, ये जो बल्कियर बेस है, निकालना तो ये इसको ही चाहता है, निकालना ये इसी को चाहता है कि ताकि स्टेबल एल्कीन बने। बट आप बताओ, जब ये मूव करेगा तो इसके साथ कितना बड़ा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये मूव करेगा तो ये स्टेरिकली हिंडर्ड करेगा, इसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, अटैक करने से रिपल्शन होगी। यस सर। तो वहां पर इसको निकालना उसके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल होगा कि इजी हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा सर, सिलेक्ट स्ट्रीम वाले को निकालेगा। हाँ, ठीक है नहीं, निकाल तो लेगा बट वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। आई होप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये बल्कियर है। क्योंकि देखो इसका, इस हाइड्रोजन को निकालने में कोई दिक्कत है, ये जो टर्मिनल पोजीशन में है, इसको निकालने में कोई दिक्कत है, स्टेरिक हिंडर्ड। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो अनस्टेबल बन रहा है। मतलब अनस्टेबल कहने का मतलब लेस स्टेबल एल्कीन बन रही है, अनस्टेबल बोलना भी सही नहीं है, लेस स्टेबल एल्कीन बन रही है। बट स्टेबल तभी बन पाएगी ना जब यहाँ से हाइड्रोजन निकालना इजी हो। अब यहाँ से हाइड्रोजन ये पहुंच ही नहीं पाएगा, बल्कियर बेस है, तो यहाँ पर निकालने में इसको दिक्कत होगी। आई होप समझ पा रहे होंगे ये पॉइंट आप, यस। ठीक है नहीं। तो यहाँ पर भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक है नहीं, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ, तो सीधे प्रोडक्ट बना दिया। तो दिस वन इज योर मेजर प्रोडक्ट। समझ आया पॉइंट या नहीं आया, बताइए। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई भी डाउट आ रहा है माइंड में पूछ सकते हो। निश्चय आपके माइंड में कोई डाउट आ रहा है, प्लीज पूछ सकते हो। नो सर, आ गया है। समझ आ गया ना? अब देखिए इसमें ना एंडोथर्मिक का अगर क्या कहते हैं, इसमें ना कर्व बनाओगे ना, अगर आप केमिकल काइनेटिक्स में, आपको केमिकल काइनेटिक्स में मैंने कर्व सिखाई हुई है ना, कि उसमें क्या होता है कि इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट होती है, एक्टिवेशन एनर्जी दी जाती है उसको, यहाँ पर कुछ रिएक्शन की एनर्जी होती है। यहाँ पर सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट बनी, ये ट्रांजिशन स्टेट बनी और ये प्रोडक्ट बन गया।
तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी और ये किसकी एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक है नहीं। तो ये ट्रांजिशन एनर्जी होती है ना, ये बताया हुआ था ना केमिकल काइनेटिक्स में, आपको याद होगा। ऐसे ही बनेगा इसमें, बताओ एक ही स्टेप में रिएक्शन हुई, सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट बनी, उसके बाद प्रोडक्ट बन गया। समझ पा रहे हैं पॉइंट? यस। ठीक है नहीं। अब देखो ये इसका ग्राफ होता है, ये किसका होता है ग्राफ, ये एनर्जी वर्सेस रिएक्शन पाथ, ठीक है नहीं, या टाइम भी बोल सकते हो, एक मिनट। ये है डेट वन इज द एनर्जी वर्सेस टाइम, ठीक है नहीं। क्लियर है ना ये पॉइंट, बता दीजिए, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो आप। ये समझ आया ना मैंने कैसे ग्राफ प्लॉट किया है इसका। Yes, sir. और देखो सेम ग्राफ ना E1 में भी प्लॉट करते हैं, मैं बताना भूल गया था, मैं बता देता हूँ। E1 में क्या होगा, सुनिए ध्यान से। E1 जो रिएक्शन की थी ना हमने, E1 रिएक्शन, देखो E1 में भी क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर भी जो रिएक्शन हो रही थी कितने स्टेप में हो रही थी E1 में, बताइए कितने स्टेप में रिएक्शन हुई थी। सर 2। 2 स्टेप में हुई थी ना रिएक्शन E1। अब इसमें भी जो रिएक्शन हुई है ना, मैकेनिज्म ये रहा, इसमें भी जो रिएक्शन हुई है ना 2 स्टेप में हुई है। अब इसमें समझना पॉइंट, इस पॉइंट को समझना। इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, बट मैंने ट्रांजिशन स्टेट बनाई नहीं है। ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, जब ये लीव करेगा तब भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जब ये रीअरेंजमेंट होगा तब भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जब ये H पॉजिटिव निकालेगा तब भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो यहाँ तो बननी तो वैसे 2 चाहिए, अब शिफ्ट हो रहा है तो उसके कारण एक ट्रांजिशन स्टेट और बन रही है। तो यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूंगा ना एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करता हूँ, या रिएक्शन पाथ कुछ भी बोल सकते हो, तो इनिशियली तो रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी। तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना, यहाँ पर ये क्या बना, ये सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट बनी, और उसके बाद यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना। देखिए ये कार्बोकेटाइन बन गया, दिस वन इज दी कार्बोकेटाइन। समझ पा रहे हैं ये क्या बना, कार्बोकेटाइन। समझ पा रहे हैं ये पॉइंट, बताइए। यस। ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट बनी। अब उसके बाद क्या हुआ बताइए, 1 to शिफ्ट हुआ, 1 to शिफ्ट हुआ ना इसके बाद, बताइए। तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ अब आप आ रही है, 1 to शिफ्ट हुआ ना इसके बाद, बताइए। यस। Yes, sir. अब 1 to शिफ्ट हुआ तो ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होगा, बट इससे कम होगा, ध्यान रखना। फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी हमेशा, ट्रांजिशन स्टेट हमेशा ज्यादा रहती है। अब क्या होगा कि ऊपर जाएगा, फिर ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1 to शिफ्ट हुआ था वो उसके कारण। अब उसके बाद फर्दर क्या होगा, फिर दोबारा से H पॉजिटिव निकलेगा, तो फिर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, फिर फाइनली ये प्रोडक्ट बनेगा। बट ध्यान रखना जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट से क्या होनी चाहिए, ज्यादा, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। बस ये ध्यान रखना। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 to शिफ्ट ना होता, तो एक जो मैंने पीक बनाई है वो आती, नहीं आती। जितनी आपको यहाँ पर 1 to शिफ्ट होते जाएंगे ना, उतने ये बनते जाएंगे, ऐसे ऐसे कर्व बनती जाएगी। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, अगर नहीं समझ पा रहे मैं दोबारा बता देता हूँ। नहीं सर, आ नो रहा सर, आ रहा है। ठीक है नहीं। देखिए यहाँ पर वैसे तो नॉर्मली कितनी बार बनता है ये जो मैंने बड़ा बनाया, वैसे जनरल अगर मान लो 1 to शिफ्ट नहीं होता तो क्या बनता, ऐसे करके एक ट्रांजिशन स्टेट बनती, और ये ऐसे करके ऐसे बन जाता ना प्रोडक्ट, नॉर्मली तो वैसे होता। Yes. बट जितने 1 to शिफ्ट होते जाएंगे उतनी क्या बनते जाएंगे, इसके पीक्स बनते जाएंगे। समझ पा रहे हैं ये? सर तो इसमें ग्राफ भी आ सकता है ना क्वेश्चन में? अरे बिल्कुल, हाँ, तभी तो बता रहा हूँ मैं, तभी बता रहा हूँ, ये ग्राफ के भी ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। वो ठीक है नहीं, मैं ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनाई नहीं है मैंने, बट हर एक में देखो, यहाँ पर भी जब एक्स लीव करेगा तब भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जब 1 to शिफ्ट होगा तब भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जब हाइड्रोजन लीव करेगा तब भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो हर एक स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैंने बनाई नहीं है बट समझ लेना, बनती है। तो ट्रांजिशन स्टेट के बाद यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना, यहाँ पर फिर रीअरेंजमेंट करके वो कार्बोकेटाइन बना, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट बना। समझ पा रहे हैं ना ये पॉइंट? यस। तो कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। माधव बताओ, समझ आ रहा है ये पॉइंट या नहीं आ रहा? बताइए माधव, क्लियर है ये पॉइंट? हाँ सर। ये जनरल ग्राफ है, जनरल ग्राफ। ठीक है मैं बता देता हूँ जनरल ग्राफ किसका, फॉर E1 का। बट ये पर्टिकुलर है इसके लिए, क्योंकि इसमें कितनी बार शिफ्ट हो रखा है, यहाँ पर बता रखा है कि नंबर ऑफ शिफ्ट कितने हैं, 1 शिफ्ट है। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ शिफ्ट हैं, नंबर ऑफ 1 to शिफ्ट कितने हैं इसमें, दो। 1 है ना शिफ्ट यहाँ पर।
दो कैसे हैं? वन ही शिफ्ट हुआ है, वन। यस सर यस। अगर दो शिफ्ट होते तो फिर क्या होता, एक बार और ऊपर शिफ्ट, हाँ मतलब एक हाँ बार और बन जाता, और तीन होते और बन जाता। बट नॉर्मली इसमें ये होगा। समझ आया पॉइंट या नहीं आया, बताइए। निश्चय क्लियर है पॉइंट आपको, ये पॉइंट? यस ठीक है नहीं, चलिए मैं दोबारा वहां पर मूव करते हैं हम E2 में। चलो ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि E2 में बताया ना मैंने। तो यहाँ पर तो समझ आ रहा है ना, कोई 1 2 शिफ्ट तो होगा ही नहीं इसमें, कार्बोकेटाइन ही नहीं बना तो 1 2 शिफ्ट कहाँ से हो जाएगा? तो यहाँ तो सिर्फ यही बनेगा ना। यस ठीक है ना, तो ये सिंपल सा ग्राफ है, इसमें इसमें सिंपल सा कर्व आता है। ठीक है नहीं, तो ध्यान रखना E2 मैकेनिज्म में क्या हुआ है, एक ही स्टेप में मैकेनिज्म हो रहा है। एक ही स्टेप में मैकेनिज्म हो रहा है, एक ही स्टेप में मैकेनिज्म हो रहा है, वही स्लो स्टेप है, RDS स्टेप है। ठीक है नहीं, तो स्लो स्टेप है वही RDS स्टेप है। तो यहाँ पर इसको हम बोल देते हैं स्लो स्टेप और RDS स्टेप। एक ही स्टेप में मैकेनिज्म हो रहा है इसका। ठीक है नहीं, अब इसके पॉइंट्स समझते हैं हम, ध्यान से समझना इसके पॉइंट्स। ठीक है नहीं, अब देखिए जो जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा सुनते जाना। फर्स्ट पॉइंट इसमें बताइए, कार्बोकेटाइन बना। बताते जाइए, कार्बोकेटाइन बना इस रिएक्शन में? कहाँ बना कार्बोकेटाइन, बताइए। सर, स्टार्टिंग में तो बनता है ना। नहीं, कहाँ बनाया मैंने? एक ही स्टेप में तो मैकेनिज्म हुआ है इसमें। इसमें बस ट्रांजिशन स्टेट बनी है, यही तो मैं बता रहा हूँ। अगर कार्बोकेटाइन बनता तो बताओ ये ग्राफ ऐसा होता। सर बट जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। हम्म। वो साइमल्टेनियसली है, उसको मैंने स्टेप्स में नहीं बताया, मैंने समझाने के लिए जरूर बताया कि यहाँ से एक्स निकलेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, बना नहीं है। और यहाँ से जो एक्स नेगेटिव निकल रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। वो साइमल्टेनियसली है। नहीं समझे? ओ, समझ पा रहे हैं निश्चय, या नहीं समझ पा रहे अभी भी? ओके सर, ठीक है सर, मुझे लगा जनरेट का मतलब बन ही गया। अरे नहीं, बन गया होता तो फिर इसका ग्राफ ऐसा होता ही नहीं। फिर तो एक और, मतलब कर्व बनती है ऐसे करके, एक और बनती, वो तो E1 ही हो जाता। नहीं समझे? यस सर, ठीक है, आ गया समझ। तो बताइए, इस मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन, नहीं। तो रीअरेंजमेंट सोचना फिर आपने इसमें? नो। नहीं सोचना, तो फर्स्ट स्टेप यही है। नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, देयरफॉर रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं काइनेटिकली बात करूं, देखो काइनेटिकली अगर मैं बात करूं, इस रिएक्शन का जो रेट है, जो इस रिएक्शन का रेट है, तो स्लो स्टेप में बताओ कितनी स्पीशीज इन्वॉल्व है? अगर आप नोटिस करोगे तो उसमें तो एक तो एल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है, और एक बेस भी इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा? देख लीजिए आप इसके मैकेनिज्म में, बेस भी है ना इन्वॉल्व। यस सर। तो इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा? टू। 2 हो जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ईट। बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है ये पॉइंट? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना है इसका? 2। मॉलिकुलरिटी भी इसकी 2 है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये इसीलिए बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। और इसमें हमें कौन सा बेस चाहिए, स्ट्रॉन्ग की वीक? स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड, ध्यान रखना। और जितने नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं ना, मोस्टली स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और इसमें जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ना, मैं बता देता हूँ कौन कौन सा होगा। अल्कोहलिक KOH आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ठीक है नहीं, NH2 ये पीछा नहीं छोड़ने वाले आपका। ETO नेगेटिव, या ऐसे करके लिखा हो ETOH, या दिस वन O नेगेटिव K, और दिस वन टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है नहीं, तो यहां पर तीनों में जो प्रोडक्ट बन रहा था ना, पहला मैकेनिज्म केस 1 का, केस 1 में जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा था वो कौन सा बन रहा था, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन वही बन रही थी, मेजर यस। प्रोडक्ट। और इसमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट बन रहा था, लेस एल्काइलेटेड एल्कीन। देखिए इसके लिए ना रूल्स होते हैं, शायद आपने सुना हो, इसके लिए होता है सेटिजफ रूल। आगे मैं बताऊंगा सेटिजफ रूल, मतलब सेटिजफ प्रोडक्ट बनता है इसमें। सेटिजफ प्रोडक्ट मतलब मोर एल्काइलेटेड प्रोडक्ट, सेटिजफ प्रोडक्ट बनता है इसमें। और इसमें बनता है हॉफमैन प्रोडक्ट।
हॉफमैन प्रोडक्ट, लेस एल्काइलेटेड प्रोडक्ट। बताइए यहाँ तक पहले समझ आया या नहीं आया, पहले बताइए। यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। ठीक है नहीं, चलिए आगे मूव करते हैं। अब इसमें अगर मैं आपसे बात करूं रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, टर्शरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। सर टर्शरी की, फिर कैसे प्राइमरी। सोचा, कैसे सोचा है यहाँ पर। सर इसमें तो स्टेबिलिटी वाला देखेंगे ना, कि जो कैटायन आएगा वो किसमें ज्यादा स्टेबल हो। फिर वही बात, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन रहा है सर बट इसीलिए। ऐसे देख के, सर ऐसे देख के तो कैसे बताएंगे जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस यूज कर रहे हैं, या बल्कि या नहीं। हाँ हाँ, नहीं हाँ ये तो मतलब E2 है, ये बताया है E2 है, तो रिएक्शन में आपको मैं दे रहा हूँ रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है फॉर ओके E2। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर E2 है, मतलब ऐसे मैं जनरल नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर E2। ठीक है, ओके। तो इसमें फिर किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। सर फिर तो देखो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, आप सबसे पहले यहाँ पर पता है क्या देखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जो एल्कीन बन रहा है ना, जिसमें एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है ना, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन किस में बन रहा है, टर्शरी में, सेकेंडरी में, या प्राइमरी में। सर टर्शरी में ही बन रहा है। टर्शरी में बन रहा है ना, निश्चय आप माधव आप बताइए। हाँ सर, टर्शरी पर ही बन रहा है सबसे ज्यादा तो। क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे ना, 6 हाँ अल्फा सर। हाइड्रोजन। ठीक है नहीं, तो इसीलिए रिएक्टिविटी जो होगी वो किसकी ज्यादा होगी E2 के लिए, टर्शरी की, देन सेकेंडरी की, देन प्राइमरी की। क्लियर है ये पॉइंट। यस सर। सर बट इसमें वो जो स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर है वो नहीं देखेंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर देखो, आपको मैंने बताया भी था ना, आपने E1 देखा था ना, आपने जब सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही थी, एलिमिनेशन हो जाती थी। स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो तो बीटा हाइड्रोजन निकल रहा है ना, यहाँ तो यस। हाइड्रोजन जो निकल रहा है वो तो बीटा स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे देखेंगे बताइए मेरे को, मैकेनिज्म में चलो देखते हैं, बताइए एक बार। नो सर, जो मैकेनिज्म है सर उसमें हम ऐसे देखेंगे ना, जैसे कि फर्स्ट वाले केस में भी जो टर्मिनल पोजीशन पे था हमने वो निकाला था, क्योंकि फर्स्ट केस में तो हमने ये निकाला ना, जो मतलब जिसमें स्टेबल एल्कीन बन रही है। सर सेकंड केस में सर, क्योंकि उसमें जो बेस है वो बल्कि था, तो वो अच्छा जो अच्छा, इसमें पूछ रहे हो आप। जो टर्मिनल पे है वो निकालेगा, तो सर उस केस में। अच्छा अच्छा, उस केस में पूछ रहे हो, तो उस केस में तो देखो फिर वो तो बात ही दोनों सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है ना, यहाँ तो, यहाँ तो एल्काइल हैलाइड ही सेम है, यहाँ तो एल्काइल हैलाइड ही सेम है ना आपके। तो वो तो रिएक्टिविटी, मैं तो आपसे प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा हूँ अभी, मैं ओके रिएक्टिविटी का ओके सर, ऑर्डर। आ गया समझ, वो अलग अलग हो गए। हाँ रिएक्टिविटी पूछ रहा हूँ यहाँ पे, ये प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहे हैं बट मैं रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, आई होप समझ पा रहे होंगे। यस। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसमें स्टेबल एल्कीन बनेगी। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, जिसमें स्टेबल एल्कीन बनेगी। बट अगर मान लो प्रोडक्ट सेम हो जाए ना सभी में, तो फिर हमने क्या देखना होता है कि जिसमें नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। समझ आया मैंने क्या बोला। यस ठीक है ना, आगे क्वेश्चंस करेंगे समझ आ जाएगा। फर्स्ट केस तो ये है कि मोर स्टेबल एल्कीन शुड फॉर्म। सेकंड केस ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है नहीं, वैसे तो क्वेश्चन इसी से हो जाएगा बट अगर नहीं हो पा रहा तो यहाँ फिर बाद में देखना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन। ठीक है नहीं, कितने पॉइंट्स हो गए, 4 पॉइंट्स। फर्स्ट किया नो कार्बोकेटाइन, सेकंड रेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन टू, थर्ड स्ट्रॉन्ग बेस, फोर्थ रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब इसका बताइए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए हैलोजेंस का, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। फॉर E2 बताइए, एल्काइल हेलाइड, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल आयोडाइड। हेलो, इज इट ऑडिबल। हेलो। यस सर, ऑर्डर। हाँ बताइए, मैं सोच में क्यों पड़ गए आप, ज्यादा तो नहीं हो गया आज, हैं बताओ, आज का लेक्चर ज्यादा तो नहीं हो गया हैवी। नहीं सर, ठीक।
हाँ निश्चय बताइए, इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होना चाहिए? सर आर आई फिर बी आर फिर सी एल, क्योंकि आई रीजन? गुड। सर गुड लिविंग ग्रुप। डेफिनेटली, डेफिनेटली गुड लिविंग ग्रुप, इसमें तो कुछ और है ही नहीं है, ठीक है नहीं। गुड लिविंग ग्रुप, इसमें रीजन क्या हो जाएगा? लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, यही होगा ना, बताइए। यस। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। चलिए नेक्स्ट इसमें आता है आइसोटोपिक इफेक्ट। अब इसमें भी देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर, अगर मैं आपसे पूछूं इनमें बताइए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए आइसोटोपिक इफेक्ट में? इसमें बताइए जरा रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए? सर वो आखिरी वाला CH3 है या CT3 है? CT3 है, ट्रीटियम। ओके ओके सर। अगर CH3 होता है फिर फर्स्ट और लास्ट तो सेम हो जाते। सर वही पूछ रहा। देखो यहाँ पर आपको बीटा हाइड्रोजन निकालना होता है, ठीक है नहीं। यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होता। ये अल्फा है, ये बीटा है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि फर्स्ट में हाइड्रोजन निकलेगा, सेकंड में ड्यूटीरियम निकलेगा, थर्ड में ट्रीटियम निकलेगा, यही होगा। बताइए। यस सर। तो सर हम फिर बीटा हाइड्रोजन देखेंगे ना, हाँ किसमें ज्यादा बीटा है? हाइड्रोजन, नहीं ज्यादा तो सभी में सेम ही है, और एल्कीन भी सभी में सेम ही बने, मतलब ये तो आइसोटोप है ना। देखो यस। इसमें जो प्रोडक्ट बनाओगे आप, मैं प्रोडक्ट भी बना देता हूँ, इसमें आप प्रोडक्ट बनाओगे वो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें क्या बनेगा? CD2 डबल बॉन्ड CH2। और इसमें क्या बनेगा? CT2 डबल बॉन्ड CH2, यही बनेगा। यस। मेरा क्वेश्चन है कि इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, कौन सा फास्ट रिएक्ट करेगा? क्वेश्चन समझ रहे हैं नहीं समझ रहे अभी भी? यस सर। यस सर। सर ये सब E2 के लिए ही है ना बीबी? हाँ ये पूरा E2 के लिए है। इस मेरे को बताओ, मैंने कहीं कुछ डिस्कस किया यहाँ पर E1 के लिए? नो सर, बट फिर भी है। अरे ये E1 में नहीं लगेगा, क्योंकि E1 में तो हाइड्रोजन जो निकल रहा था वो स्लो स्टेप में निकल रहा था कि फास्ट स्टेप में निकल रहा था? हाइड्रोजन जो हाँ। निकल रहा था वो तो सेकंड स्टेप में निकल रहा था ना उसमें, E1 में। यस। तो उसमें तो मैटर ही नहीं करेगा आइसोटोपिक इफेक्ट, यहाँ पर करेगा, क्योंकि ये एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों एक ही स्टेप में निकल रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो मेरे ख्याल से रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होना चाहिए कि फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, क्योंकि हाइड्रोजन का वेट कम है, तो बस थोड़ा अच्छे से निकल जाएगा। माधव आप बताइए। हाँ सर। देखिए मैं आपको बताता हूँ। अ, आपने हाइड्रोजन के नोट्स पढ़े थे, ये बताओ, मैंने आपको शेयर किए थे ना हाइड्रोजन के नोट्स? हाँ सर आपने कर शेयर सर तो आपने वो वीडियो शेयर की थी सर हाइड्रोजन की। वीडियो? सर नो सर, वो नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की थी, वो वाली मैं थी। हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन चैप्टर। सर जो फेज 2 में आया था ना? हाँ फेज 2 में नहीं, फेज 1 में था ये। चलिए कोई नहीं, इसमें तो छोड़ो। बिस्मक। छोड़ो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। आइसोटोपिक इफेक्ट आगे आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है नहीं। इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या होता है आइसोटोपिक इफेक्ट में, कि आइसोटोपिक इफेक्ट में क्या होता है, देखो मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए। आइसोटोपिक इफेक्ट में क्या होता है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ, सुन लीजिए इसको पॉइंट को। वैसे रीजन आपका सही था जो आपने बताया था निश्चय, आपका आंसर बिल्कुल सही है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है ना वो CT बॉन्ड की ज्यादा होती है, देन CD बॉन्ड, देन उससे कम होता है CH बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड वीक होगा फिर, CH, CD या CT? सर वीक तो CH होगा ना? CH होगा, तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी ना फिर। यस। समझ आया पॉइंट? ये याद रखना प्लीज, CT बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और CH बॉन्ड वीक होता है। सर ये प्रैक्टिकली डिटरमिन्ड है या फिर इसका भी है? रीजन है इसका, क्योंकि आप देखिए ना, आप खुद बताया आपने कि जो हाइड्रोजन है उसका वेट कम होता है, Yes,
तो हाइड्रोजन का वेट कम होता है तो ये सबसे ज्यादा वाइब्रेट करेगा कि नहीं करेगा? ओके सर, ठीक है, आ गया सर। तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। और ट्रीटियम का वेट हैवियर होता है तो इसकी वाइब्रेशन क्या होगी? सर कम सबसे होगी। मिनिमम। हाँ, तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा। समझ आया पॉइंट या नहीं आया? आ गया। यस। याद रखना ये आगे के लिए। मेरे को लगता है आज थोड़ा हेल्दी डोज हो गई है। रिवाइज कर लोगे इतना? देखो एक्चुअली ना क्वेश्चंस ज्यादा हैं, अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें कुछ थ्योरी में तो इतना ज्यादा है नहीं है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ आएगा। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट देखिए, एंटी पेरी प्लेनर एलिमिनेशन। मैंने स्टार्टिंग में हेडिंग बताई थी ना, E2 क्या होता है? एंटी एलिमिनेशन लिखवाया था ना मैंने। E1 एंटी, सिन सिन और एंटी दो बताए थे ना। यस। एंटी का मीनिंग होता है कि यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया हो मैकेनिज्म में, ये हाइड्रोजन और ये एक्स, बताओ दोनों ऑपोजिट साइड में है कि नहीं है? यस। 180 डिग्री में है। एक ही प्लेन में होंगे बट दोनों क्या होंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक बिलो द प्लेन है, दूसरा अब अबव द प्लेन होगा। ठीक है नहीं, मतलब दोनों वर्टिकल, दोनों ऑपोजिट होंगे। बस मेरा सिंपल कहने का मतलब है दोनों ऑपोजिट होंगे। दोनों सेम होंगे तो कभी एलिमिनेशन E2 नहीं हो पाएगी। सिंपल। समझ आया पॉइंट या नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो कितने पॉइंट्स हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ। फर्स्ट, कार्बोकेटाइन नहीं बनता। सेकंड, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 होता है। थर्ड, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है। फोर्थ, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? टर्शरी की सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक है नहीं। उसके बाद हेलोजेंस में ऑर्डर क्या बताया? सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी आयोडाइड की, उससे कम ब्रोमाइड की, उससे कम क्लोराइड की। उसके बाद बताया आइसोटोपिक इफेक्ट। उसके बाद बताया एंटी पेरीप्लेनर एलिमिनेशन। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? बताइए। यस सर, क्लियर है। चलिए अभी फिर क्वेश्चंस पे